हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट विशंस। तो आज से हम अपना पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट करने में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिसंबर 2023 का पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें आया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस। ये देखो बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना बेसिक्स आए थे और क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए को मिला के, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए को मिला के आपको बेसिक्स आए थे। वो बेसिक्स जो आपने फाउंडेशन में पढ़े हैं, हमें इंटर में भी हैं। फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो बेसिक्स की ही है। तो ये यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बेसिक्स के बने थे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमें लीज अकाउंटिंग का। लीज अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, हमेशा थ्योरी कम ही आता है उसका, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लीज अकाउंटिंग AS 19। आज हम AS 19 से ही स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसके बाद क्वेश्चन 4 पूरा एक 14 मार्क्स का आया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तीनों के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस बार और पिछली बार भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूछा गया था। बेटा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको वो बच्चों वाले नहीं पूछेंगे। आप अपने मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस भी देखोगे ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी हाई लेवल के हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। और NPO तो नॉर्मली आप फाउंडेशन में जैसे पढ़ा था, अगर आपने हाई लेवल वाला फाउंडेशन में ही पढ़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फाउंडेशन अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ईजी लगने वाला है। क्योंकि ये देखो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है आपका, और बाकी पार्टनरशिप, ब्रांच, इंश्योरेंस एंड AS यही आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आज की क्लासेस से हम करने वाले हैं लीज अकाउंटिंग स्टार्ट। AS 19 डील करता है लीज अकाउंटिंग के साथ। अब लीज का अकाउंटिंग क्या होती है? लीज क्या होती है? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म रेंट। जो आप नॉर्मल रेंट के लिए देते हो वो कितना देते हो? आपने अपना जैसे रूम आप रेंट के लिए ले रहे हो, कितनी देर के लिए ले रहे हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 11 महीने, कितने भी टाइम के लिए ले रहे हो। बट रेंट की लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं लीज। मतलब इसमें आप जैसे मशीन यूज़ करने के लिए दे रहे हो, इसमें भी एक ओनर होता है और दूसरा पर्सन उससे उसका सामान रेंट पे लेके जाता है। कोई भी सामान हो सकता है, लैंड, मशीन, कुछ भी सामान होता है, वो उसे रेंट पे लेके जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए लेके जाता है, उसे हम कहते हैं लीज। ये है ओनर, जिसे हम कहते हैं लेसर। ओनर अपना एसेट यूज़ करने के लिए टेनेंट को देता है, जिसे हम कहते हैं लेसी, और टेनेंट उसके बदले उसे पेमेंट करता है मंथली, ईयरली, जैसी भी पेमेंट होनी होगी वैसी। ठीक है। जो ओनर होता है एसेट का, हम उसे क्या कहते हैं? लेसर कहते हैं। और जो टेनेंट होता है उसे क्या कहते हैं? लेसी कहते हैं। ये याद रखना, लेसर और लेसी ये यूज़ होने वाला वर्ड बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रखना है। लेसर जो ओनर है, लेसी जो टेनेंट है। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं लीज एग्रीमेंट। और ये लीज एग्रीमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसके सारे लीगल प्रोविजंस किस में दे रखे हैं? हमें AS 19 में। तो हम लीज अकाउंटिंग पढ़ेंगे AS 19 में। आपका ये जो लीज एग्रीमेंट हुआ है ना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे कैसे शो करोगे, लेसर कैसे शो करेगा, लेसी कैसे शो करेगा, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाओ बेटा, मैंने ना आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी लिख के दिए हैं और हिंदी में भी लिख के दिए हैं। मतलब जो आपको पेपर में लिखना है इंग्लिश में, मैंने वो लिख दिया, आपका मॉड्यूल में जो था वो लिख दिया ऊपर। उसके बाद उसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है मैंने पिंक पेन से। इसको आप ना प्रिंट आउट करवा लेना, लिखने मत बैठना, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट आउट करवाना और यहाँ से आप समझ लो। जब आप रिविजन करोगे ना, तब आप ये इंग्लिश वाला पढ़ो, समझ आया ठीक है, जो पॉइंट नहीं समझ आया उसकी नीचे हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लो। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी इन नोट्स की वजह से। तो हम पढ़ते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। AS 19 का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? क्यों बनाया गया है आखिरकार ये AS 19? द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 19 इज टू प्रिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज फॉर बोथ लेसी एंड लेसर। यहाँ पे लेसी आएगा, LESSESS, लेसीज। हाँ ठीक है स्पेलिंग, लेसीज एंड लेसर्स।
क्या बोल रहे हैं, AS19 का ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें बताता है कि लेसर और लेसी की बुक में जो आपने लीज एग्रीमेंट किया है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या रहने वाली हैं, डिस्क्लोजर्स क्या रहने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंस लीज हो चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो। अभी हमने पढ़ा कि लीज एक टर्म होती है, लीज एग्रीमेंट होता है। अब लीज एग्रीमेंट ना दो तरह से बन सकता है, एक आपकी बनती है फाइनेंस लीज और एक आपकी बनती है ऑपरेटिंग लीज। ये दोनों लीज हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम अपना ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि AS19 का ऑब्जेक्टिव है क्या है। ये हमें बताता है, AS19 हमें बताता है कि कौन सी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करने वाले हैं अपने लीज़ की अकाउंटिंग बुक्स में करने के लिए, या फिर क्या क्या डिस्क्लोजर करने हैं हमें बुक्स में। डिस्क्लोजर मतलब क्या क्या बताना है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या क्या नहीं बताना हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सब कौन बताता है हमें, AS19 बताता है। इसीलिए AS19 बनाया गया है। AS19 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो लीज एग्रीमेंट में जो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, डिस्क्लोजर कैसे होगा, बोथ लेसी और लेसर की बुक में ये बताता है AS19 हमें। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, वही तो हमें AS19 बता रहा है, तो वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो मैंने जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि AS19 बनाया क्यों गया है। इसलिए बनाया गया है ताकि अभी देखो लेसी ने भी अपनी बुक में रिकॉर्ड करनी है लीज़ की अकाउंटिंग, उसने कोई एसेट लीज़ पे ले रखा है तो उसे अपनी बुक्स में एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। लेसर ने कोई अपना एसेट लीज़ पे दे रखा है तो उसे भी अपनी बुक्स में एंट्रीज दिखानी पड़ेगी। दोनों ने अपनी बुक में जो एंट्रीज करनी है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे, क्या क्या डिस्क्लोज़ करेंगे, क्या क्या नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे, वो सब हमें कौन बताता है, AS19 बताता है। इसीलिए AS19 बनाया गया था। ठीक है, आपको ये समझ आ गया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, एप्लीकेबिलिटी। AS19 किस किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या हर चीज़ के लीज़ के ऊपर AS19 एप्लीकेबल होता है। मैं रूम रेंट लीज़ पे दे रही हूँ, AS19 लगेगा क्या। मैं लैंड लीज़ पे दे रही हूँ तो क्या तब भी AS19 लगेगा। मैं मशीन लीज़ पे दे रही हूँ, कोई भी चीज़, क्या हर चीज़ पे AS19 लगेगा या कुछ कुछ चीज़ों पे AS19 लगेगा। वो हमें कौन बताता है, एप्लीकेबिलिटी में देखते हैं किसके किसके ऊपर आखिरकार AS19 लगता है। AS19 should be applied in accounting for all lease other than, कहते AS19 हर टाइप की लीज़ के ऊपर लगेगा। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि हर टाइप की लीज़ के ऊपर लगेगा, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी लीज़ हो उसके ऊपर AS19 लिख दिया लगेगा। बट बाद में क्या लिख दिया, अदर देन, मतलब इन तीन को छोड़ के बाकी सारी लीज़ के ऊपर AS19 लगेगा। कौन सी तीन छोड़ के, फर्स्ट वन इज़ lease agreement to explore for use of natural resources such as oil, gas, timber, metal, other mineral rights। आपने लीज एग्रीमेंट किया है नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ के लिए, मतलब ये एक राम है, इसके पास ऑयल, गैस, टिम्बर, ये सब या मेटल्स, इसके ये एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब ये चीज़ें बनाता है, ये जो भी खदानों वगैरह से निकालता है। और इसने एग्रीमेंट किया दूसरे पर्सन के साथ, शाम के साथ इसने एग्रीमेंट किया। तो इसने ये एग्रीमेंट पे किया ना, ये इसने लीज पे किया ना, तो इस लीज के ऊपर AS19 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ करने के लिए आप जो लीज़ एग्रीमेंट करते हो उसके ऊपर आपका लीज़ अकाउंटिंग का AS19 एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी और में उसकी अकाउंटिंग बताई होगी बट AS19 में तो उसकी अकाउंटिंग नहीं बताई है। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्ले, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, इनके ऊपर भी लीज अकाउंटिंग का AS19 तो नहीं लगेगा। जो लाइसेंस आप लीज पे लेते हो ना, फ़िल्म प्रोड्यूस करने के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, जो फिल्म वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो उसे लाइसेंस चाहिए, सोचो वो लाइसेंस उसने लीज़ पे लिया, खुद से उसने लाइसेंस अपना नहीं बनवाया, किसी से लीज़ पे लाइसेंस लिया है, तो उसके ऊपर भी AS19 नहीं लगता है। एंड लीज़ एग्रीमेंट टू यूज़ लैंड के यूज़ पे, जो लैंड के लिए आप लीज़ एग्रीमेंट बनाते हो ना, उसके ऊपर भी AS19 नहीं लगता है। कौन सी तीन चीज़ों के ऊपर AS19 नहीं लगता है, ये ध्यान में रखना है कि MCQ में आ सकता है। कौन सी तीन चीज़ों के ऊपर AS19 नहीं लगता है, लैंड के लीज एग्रीमेंट पे, आपने जो लाइसेंस लिया है वीडियोस फिल्म्स वगैरह बनाने के लिए उसके लीज एग्रीमेंट पे, या पेटेंट्स,
कॉपीराइट्स ये होते हैं ना, पेटेंट्स कॉपीराइट्स, ये तो आपको पता ही होगा। इसके ऊपर इसके आपने अगर पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को अगर आपने लीज पे लिया हुआ है उस पर भी AS 19 नहीं लगता है। और नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ या एक्सप्लोरेशन के लिए आपने लीज एग्रीमेंट किया है तो उसके ऊपर भी AS 19 नहीं लगेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें ये चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो लीज हमने देख लिया क्या होता है। लीज इज़ एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर कन्वेज टू द लेसी द राइट टू यूज़ एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लेसर लेसी को राइट देता है, राइट कन्वे करता है, मतलब राइट देता है। कौन सा राइट देता है? अपना एसेट यूज़ करने का राइट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर से देखो क्या बोला, लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लेसर लेसी को, लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लेसर लेसी को राइट देता है, राइट कन्वे करता है। कौन सा राइट? फॉर यूज़ ऑफ एन एसेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लीज की डेफिनेशन तो हमने ऊपर ही देख ली थी, ये तो हमने जस्ट टेक्स्ट रीड किया है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज, नाम से देखो क्या पता चल रहा है, नॉन कैंसिलेबल लीज कौन सी लीज होती होगी? जो लीज कैंसिल नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है। नॉन कैंसिलेबल लीज इज अ लीज दैट इज़ कैंसिलेबल ओनली। नॉन कैंसिलेबल लीज एक ऐसी लीज होती है जो सिर्फ इन्हीं 4 केसेस में कैंसिल हो सकती है, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं हो सकती है। नाम से समझ आ रहा है कि नॉन कैंसिलेबल लीज मतलब ऐसी लीज जो कैंसिल नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है कि वो कैंसिल नहीं हो सकती है, बट इन 4 केसेस में वो कैंसिल हो सकती है। फिर भी इन 4 केसेस में अगर वो कैंसिल हो रही है ना, फिर भी उसे हम नॉन कैंसिलेबल लीज ही कहेंगे। ठीक है, कौन से 4 केसेस हैं? अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिजेंसी, मतलब कि कुछ ऐसा हो गया जो हमारे हाथ में ही नहीं था, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, उस वजह से हमारी लीज़ कैंसिल हुई है, तो उस केस में उस लीज़ को नॉन कैंसिलेबल लीज़ ही कहेंगे। मतलब मैंने बोला ना कि नॉन कैंसिलेबल लीज़ इन 4 केसेस में कैंसिल हो सकती है। तो नॉन कैंसिलेबल लीज़ ऐसी सिचुएशन में कैंसिल हो सकती है जहाँ पे कोई रिमोट कंटिजेंसी हो जाए, मतलब कोई अचानक से ऐसी मजबूरी आ जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, लीज़ कैंसिल ही करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल देखो, राम ने कोचिंग क्लास, ये एक कोचिंग, एक मिनट, राम ने ये कोचिंग क्लास ली थी लीज़ पे शाम से। ठीक है, शाम की ये कोचिंग क्लास थी, उसने ये लीज़ पे दी राम को। इस पे वो अपने कोचिंग चलाने वाला था। राम की हो जाती है डेथ। अब जो स्टूडेंट्स उससे पढ़ते थे ना, तो वो स्टूडेंट्स तो राम से ही पढ़ते थे ना, वो उसकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर बिलीव करते थे, उसके टीचिंग स्टाइल के ऊपर बिलीव करते थे, इसलिए उसके पास आते थे। अब स्टूडेंट्स, राम नहीं रहा है तो स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब ये कोचिंग क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो अब ये कोचिंग क्लास जो उसने लीज़ पे ली थी, वो लीज़ एग्रीमेंट ख़त्म करना पड़ेगा ना, टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। तो ये इस सिचुएशन में ये एमरजेंसी है, एमरजेंसी में अगर ये रिमोट कंटिजेंसी आई है, इसमें लीज़ नॉन कैंसिलेबल लीज इस सिचुएशन में कैंसिल हो सकती है। और विद परमिशन ऑफ द लेसर, कैंसिलेबल लीज, नॉन कैंसिलेबल लीज और कौन सी सिचुएशन में कैंसिल हो सकती है? विद द परमिशन ऑफ द लेसर। भाई लेसर का तो एसेट है ना, वो चाहे तो लीज कैंसिल कर सकता है ना, उसकी मर्जी होगी तो आप लीज कैंसिल करवा सकते हो। लेसी की भी मर्जी है, लेसर की भी मर्जी है, दोनों की मर्जी है, लीज कैंसिल हो सकती है, फिर भी उसे नॉन कैंसिलेबल लीज ही कहेंगे। थर्ड सिचुएशन है, इफ़ द लेसी एंटर्स इनटू अ न्यू लीज फॉर द सेम। पहले हमने ये जो 2 पढ़े ना, पहले वो पढ़ लेते हैं हिंदी में। नीचे क्या लिखा है? नॉन कैंसिलेबल लीज वो लीज है जो कैंसिल नहीं हो सकती पर इन 4 केसेस में कैंसिल हो सकती है। वही बोला मैंने, कोई अचानक से चीज़ हो जाए जिसकी वजह से मजबूरी में लीज कैंसिल करनी पड़े, जो भी एग्जांपल बताई। सेकंड सिचुएशन कौन सी है? अगर लेसर बोले तो भी लीज कंट्रोल, यहाँ पे कैंसिल आएगा, अगर लेसर बोले तो भी लीज कैंसिल हो सकती है। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं? आ जाओ वापस यहाँ पे। इफ द लेसी एंटर्स इनटू अ न्यू लीज फॉर द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट विद द सेम लेसर, अगर लेसी सेम लेसर के साथ न्यू लीज में एंटर करता है। देखो ये है राम हमारे पास, ये है श्याम, इसके पास थी एक कार थी इसके पास। ठीक है, इसने ये कार शाम को दे दी
लीज पर, सॉरी बेटे एक मिनट बस, ये है हमारे पास राम, ये है हमारे पास श्याम। इसके पास थी एक कार, ये कार इसने राम को दे दी, लीज पर दे दी ये कार। लीज कितने टर्म के लिए बनाया गया? 5 years के लिए लीज बनाया गया। ठीक है, अब ये चलते चलते ना, मतलब ये लीज टर्म चलते चलते 4 years ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, बट अब राम कह रहा है कि मेरे को ना ये तेरी कार ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए, सिर्फ 5 years के लिए नहीं चाहिए, और ज़्यादा पीरियड के लिए चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम पहले वाला लीज़ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके एक न्यू लीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं 10 years का। तो पहले वाला लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को आपने कैंसिल करके न्यू लीज़ कॉन्ट्रैक्ट सेम पर्सन के साथ सेम थिंग के लिए बनाया ना, तो ये जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे हम नॉन कैंसिलेबल लीज़ ही कहेंगे, कैंसिलेबल नहीं कहेंगे। भले वो कैंसिल हुई है बट फिर भी उसे नॉन कैंसिलेबल लीज़ ही कहेंगे। ठीक है, अपॉन पेमेंट बाय द लेसी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एट द इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन। अब देखो इसमें क्या है कि अगर लेसी चाह रहा है लीज़ को कैंसिल करने के लिए, तो पहली बात तो अगर लेसी चाह रहा है ना लीज़ को कैंसिल करने के लिए, तो लेसी के पास कोई हक नहीं है लीज़ को कैंसिल करने का। बट फिर भी वो लेसी अगर लीज़ को कैंसिल करना चाहता है तो उसे ना एक एडिशनल अमाउंट एज अ क्लेम पे करना पड़ेगा लेसर को। तो अगर लेसी लेसर को क्लेम पे करके लीज़ कैंसिल करता है तो उसे भी हम नॉन कैंसिलेबल केस लीज़ कहते हैं। अपॉन पेमेंट बाय द लेसी ने पेमेंट की कुछ एडिशनल अमाउंट, क्या एडिशनल अमाउंट? क्लेम उसने पे किया, सच दैट एट द इंसेप्शन और कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन। इंसेप्शन मतलब शुरुआत, वो अमाउंट आपने पे की जो आपने लीज़ की शुरुआत में बोली थी, अगर तुम बीच में मेरी लीज़ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाता है तो तेरे को इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। राम है हमारा, राम श्याम ही एग्जाम्पल चल रही है। श्याम है, इसकी कार है जो इसने लीज़ पे दे रखी है इसे। ठीक है, जब लीज़ बनाई थी ना, दैट इज़ इंसेप्शन ऑफ दिस लीज़। इंसेप्शन मतलब जब लीज़ बनाई थी उस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था लीज़ एग्रीमेंट में। अगर श्याम बोलता है कि अगर राम हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये 5 साल का, अगर तो 5 साल से पहले मेरा लीज़ एग्रीमेंट तोड़ के जाता है तो तेरे को एक क्लेम पे करना पड़ेगा, 20,000 का क्लेम पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? अब देखो बेटा, उसने 5 साल की लीज़ की एग्रीमेंट बनाया, शाम ने तेरे को 5 साल के लिए अपनी कार दे दी, मतलब तो उसे कुछ ना कुछ रेंट पे करता रहेगा ना, लीज़ रेंटल्स पे करता रहेगा ना कुछ ना कुछ। तो उसने तो सोचा कि मुझे 5 साल के लिए पैसा आता रहेगा, बट तो बीच में लीज़ एग्रीमेंट तोड़ के जा रहा है तो उसे अब पैसा नहीं आएगा, तो उसे तो नुकसान हो रहा है ना, तो उसे तो भाई क्लेम लगेगा। इसीलिए आपने लीज़ की शुरुआत में रख दिया कि अगर तू लीज़ तोड़ के जाता है तो तेरे को क्लेम पे करना पड़ेगा 20,000 का। और अगर राम लीज सच में बीच में तोड़ के जाता है बट आफ्टर पेइंग दैट क्लेम, तो उस केस में भी इस लीज को भी हम नॉन कैंसिलेबल लीज कहेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होती है? नॉन कैंसिलेबल लीज मतलब वो लीज जो कैंसिल नहीं हो सकती एक्सेप्ट इन 4 केसेस, मतलब इन 4 केसेस में वो लीज कैंसिल हो सकती है। कौन कौन से 4 केसेस पढ़े? कोई अचानक से रिमोट कंटिजेंसी हो जाए विद द परमिशन ऑफ द लेसर, आप अगर न्यू लीज एग्रीमेंट में आते हो विद द सेम पर्सन फॉर द सेम एसेट उस केस में, या फिर अपॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट टू द लेसर। ठीक है, इस केस में नॉन कैंसिलेबल लीज कैंसिल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ये देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, पहली लीज ख़त्म करके मैं उसी सेम एसेट के लिए सेम पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती हूँ, तो इस केस में भी लीज कैंसिल हो सकती है। अगर लेसी अचानक से आकर बोले उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कंट्रोल लिख दिया हुआ है। अगर लेसी, ये ठीक कर लेना अपने अपने नोट्स में, अगर लेसी अचानक से आके बोले कि उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, तो पहले तो लेसी के पास कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का कोई हक नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म कर सकता, भाई तो लेसर का नुकसान करवा रहा है। फिर भी वो करना चाहता है तो उसे एडिशनल अमाउंट देना होगा, इस केस में लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंसेप्शन ऑफ द लीज, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। इंसेप्शन ऑफ द लीज मतलब द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज द अर्लियर ऑफ द डेट। इंसेप्शन ऑफ लीज मतलब जिस दिन लीज स्टार्ट हो रही है। अब मैम कौन सी डेट रखेंगे लीज स्टार्ट करने की? देखो मेरे पास ना यहाँ पे 2 डेट्स हैं मैम। एक डेट जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में आई,
और दूसरी डेट मैंने जिस दिन प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। देखो मैम, मैंने ना राम को बोला, राम और शाम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना था, तो शाम ने ना राम को बोला कि मैं तेरे साथ ना लीज कॉन्ट्रैक्ट में आऊँगा 7 अगस्त को, बट लीज को एग्रीमेंट में वो आए कब, 15 अगस्त को। तो इनमें से कौन सी डेट आप इंसेप्शन ऑफ लीज मानोगे? तो AS19 बोलता है विच एवर इज अर्लियर, मतलब इन दोनों में से जो भी पहली डेट आएगी उसे हम इंसेप्शन डेट मान लेंगे, मतलब कि 7 अगस्त। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ द कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द लीज। इंसेप्शन मतलब शुरुआत, लीज की शुरुआत तो मानी जाएगी जो पहले आएगा, तब मानी जाएगी जो पहले आएगा। किस में से पहले आएगा? इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उस दिन लीज की इंसेप्शन मानी जाएगी, जिस दिन लीज कॉन्ट्रैक्ट में आए या फिर जिस दिन लीज कॉन्ट्रैक्ट में आने का प्रॉमिस किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन लीज टर्म की। अभी तक हम डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे, हमने लीज की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी इंसेप्शन ऑफ लीज की डेफिनेशन, नॉन कैंसिलिएबल लीज की डेफिनेशन पढ़ी। अब हमारे अपने फोर्थ पे, दैट इज लीज टर्म। लीज टर्म का मतलब क्या होता है? लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलिएबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज़ ऑप्शन टू कंटिन्यू द लीज ऑफ द एसेट with or without further payment, which option at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise। लीज टर्म का मतलब क्या होता है? लीज टर्म एक नॉन कैंसिलिएबल पीरियड है जिससे लेसी एग्री करता है लेसर का एसेट लीज में लेने के लिए, प्लस अगर लेसर ने कोई एक्स्ट्रा पीरियड का ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने का और लेसर को लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा भी। लीज टर्म मतलब जब तक आपकी लीज एग्रीमेंट चल रहा है, जब तक आपने ऐसे लीज पे ले रखा है, वही आपका लीज टर्म होगा ना। तो इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें बोली हैं। लीज टर्म में सिर्फ वही नहीं आएगा जब तक आपका लीज एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि वो तो आएगा ही आएगा, पर उसके साथ एक और चीज़ आएगी। लीज टर्म एक नॉन कैंसिलिएबल पीरियड है जिसमें लेसी एग्री करता है लेसर का एसेट लीज में लेने के लिए। वो टाइम तो आएगा, मैंने बोला कि मैं तेरा एसेट 10 ईयर्स की लीज पे ले रही हूँ, तो वो 10 ईयर्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक और चीज़ आएगी। क्या है वो चीज़? अगर लेसर ने कोई एक्स्ट्रा पीरियड का ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने का और लेसर को लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा भी। ये देखो, अब राम और शाम, हमारी वही स्टार्टिंग वाली एग्जाम्पल जो चलती आ रही है कब से। शाम ने राम को कार लीज पे दे रखी है, इन्होंने लीज की थी 10 ईयर की, तो लीज टर्म में ये 10 ईयर्स तो आएंगे आएंगे। साथ में ना शाम ने बोला था अगर तू चाहे तो तू लीज एग्रीमेंट बाद में 2 ईयर्स बढ़ा भी सकता है। राम कहता है क्यों भाई, मैं 2 साल और क्यों बढ़ाऊंगा, मेरे को जब कार की ज़रूरत ही नहीं होगी तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा। शाम कहता है सुन देख, कार है ना जो, ये कार सिर्फ मेरी 12 साल ही चलने वाली है, 12 साल के बाद ये कार बेकार हो जाएगी, ये सिर्फ भंगार में बिकने लायक रहेगी, ये ठीक होके भी नहीं चल सकती है। तो 10 साल की लीज तो कर ही रहा है, मतलब तो कार का 10 साल तो यूज़ कर ही रहा है, बचा हुआ पीछे 2 साल है वो भी तो लीज पे लेके कार को तू ही ख़त्म कर दे। तो ये तेरे पास मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, तेरे को अभी नहीं समझ आ रहा कि तुझे राम कहता है मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, 12 साल की करनी चाहिए या 10 साल की। तो शाम कहता है काम कर, तो अभी 10 साल की ही लीज कर, बाद में इसके बारे में थोड़ा सोची समझी, अगर 10 साल बाद तेरे को लगे कि तेरे को 2 साल और कार ले लेनी चाहिए तो तू ले लेना। तो अभी शाम को लगता है ना, उसे विश्वास है कि ये राम लेके ही जाएगा, क्योंकि बच्चा नॉर्मल सी बात है 2 साल पीछे कार के ले गए हैं तो राम लेके ही जाएगा ना उसे और लीज पे। तो अब शाम को लग रहा है कि राम लेके ही जाएगा, तो ये 2 साल भी आपको लीज टर्म में ऐड करने हैं। अगर शाम सर्टेन नहीं है, शाम को कच्चा पक्का है कि शायद लेके जाए 2 साल और, शायद ना भी लेके जाए, तो उस केस में सिर्फ ये 10 साल आपको लेने हैं, पूरे 12 साल नहीं लेने हैं लीज टर्म में। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है आपके पास मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट से पहले ना हमें पढ़ना चाहिए रेजिडुअल वैल्यू, तो उस पे आ जाओ। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ए लीज्ड एसेट इज द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म।
रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो आपकी एसेट की बाद में वैल्यू बचेगी लीज टर्म ख़त्म होने के बाद। वही हमारी राम श्याम वाली अगर हम एग्जांपल कंटिन्यू करें, श्याम ने राम को अपनी कार लीज पे दे रखी है, ठीक है। श्याम बोलता है, देख राम, तू इसे 5 ईयर्स के लिए रेंट लीज पे लेके जा रहा है, तो अभी तो कार की वैल्यू है 2 लाख। 5 साल बाद ना डेप्रिसिएशन लगने के बाद अगर तू इसे सही ढंग से चलाए तो इसकी वैल्यू रहेगी 50,000। कितनी रहेगी वैल्यू? 50,000 रहेगी। तो ये जो वैल्यू उसने बोली ना, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद जो डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के आपकी जो एसेट की वैल्यू बच जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। एसेट की एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर डेप्रिसिएशन वगैरह कट करके जो वैल्यू रह गया, लीज कॉन्ट्रैक्ट जब आपका ख़त्म हुआ उसके बाद आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होगी, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू होती है 2 तरह की, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू तो आपको समझ आ गया ना कि जो आपकी बाद में एसेट की वैल्यू बचेगी। अब उसमें गारंटी क्या हो रही है और ना अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या हो रही है? तो देखो बेटा, श्याम ने जब राम को अपनी कार लीज पे दी तो जिस ढंग से श्याम चला रहा है क्या उसी ढंग से कार चलाएगा? आप मेरे को बताओ, आपके पास अपना सामान है, आपके पास अपनी बुक है और एक आपके पास दूसरे की बुक है, आप किसकी ज़्यादा केयर करोगे? अपनी बुक की। दूसरे के सामान का लोग इतना कदर नहीं करते हैं। तो श्याम को डर है कि अभी मेरे एसेट, श्याम ने क्या बोला था, अभी मेरे एसेट की वैल्यू है 2 लाख, बट तू इसे 5 साल की लीज के लिए लेके जा रहा है ना, तो देख मैंने अपने वैल्यूअर से वैल्यू निकलवाई है कि 5 साल बाद डेप्रिसिएशन लगने के बाद, वेयर एंड टेयर सारा कुछ होने के बाद इसकी मार्केट में वैल्यू रहेगी 50,000 की। तो ये जो 50,000 है ना, ये मेरे को लास्ट में वैल्यू चाहिए। अब आप चाहो, अगर देखो, अगर राम तो इसे सही ढंग से यूज़ करेगा तो इसकी तो 50,000 वैल्यू रहेगी, बट अगर राम इसे बिल्कुल बेहुदे ढंग से चला रहा है, कहीं भी ठोक रहा है कार को, कुछ भी कर रहा है, तो एसेट तो भंगार हो जाएगा। क्या पता उसकी वैल्यू 10,000 भी ना रहे, है ना, ये पता नहीं ना होता। इसीलिए एक गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट आता है। श्याम राम को कहता है कि तू गारंटी ले कि तू कितनी रेजिडुअल वैल्यू मेरे को लीज टर्म ख़त्म होने के बाद देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है ये आपको मतलब मनी में देनी पड़ेगी। मनी में नहीं देनी होती है आपको गारंटी रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मैंने क्या बोला कि आपके एसेट की वैल्यू रहेगी इतनी, आप कह रहे हो कि इतनी वैल्यू रहेगी। अब देखो, श्याम ने बोला कि मेरे एसेट की वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि 50,000 होनी चाहिए। तो राम कहता है ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एसेट की वैल्यू 5 साल बाद 40,000 रहेगी। तो ये जो उसने 40,000 की गारंटी ली ना, इसे हम कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। पूरे 50,000 की नहीं उसने ली, बस 40,000 की उसने गारंटी ली, इसे हम कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब 5 साल बाद जब आपका लीज टर्म ख़त्म हुआ तो आपकी लेसर था, जो अपना श्याम था, वो अपनी कार वापस लेके गया। उसने मार्केट में बेचना चाहे तो उसकी मार्केट में जो वैल्यू आई, कस्टमर ने उसकी वैल्यू जो चार्ज की, वो चार्ज की उसने 30,000 चार्ज की। अब राम ने गारंटी कितनी ली थी? 40,000 की गारंटी ली थी कि तेरे एसेट की वैल्यू 40,000 रहेगी लीज टर्म के बाद, बट वैल्यू तो सिर्फ 30,000 रह गई। तो अब राम को सिर्फ 10,000 मनी में देना पड़ेगा, पूरा 40,000 नहीं उसे मनी में देना है, उसे सिर्फ 10,000 मनी में देना पड़ेगा। बाकी 30,000 किस में गया? काइंड में गया, मतलब कार में गया 30,000। ये होता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 2 तरह से निकल सकती है, इन द केस ऑफ लेसी एंड इन द केस ऑफ लेसर। मतलब मैंने बोला ना, जो वैल्यू निकालते हैं, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आप निकालते हो, तो वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कौन निकालता है? लेसी के केस में, इन द केस ऑफ लेसी, दैट पार्ट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू विच इज़ गारंटीड बाय द लेसी
और बाय पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। लेसी के केस में गारंटीड वैल्यू वो होती है जो लेसी गारंटी देता है कि इतनी आपको वैल्यू मिलेगी, या फिर लेसी के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी गारंटी देता है, वो होगी रेजिडुअल वैल्यू। और लेसर के केस में रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, जिस पार्ट के लिए लेसर को गारंटी मिली है उसके लिए वो रेजिडुअल वैल्यू होगी। शाम को गारंटी मिली है 40,000 की, तो जिस पार्ट के लिए उसे गारंटी मिली है वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू। राम ने गारंटी दी है, लेसी ने जितनी की गारंटी दी है वो उसके लिए रेजिडुअल वैल्यू। डिफरेंस क्या दोनों में, इसको गारंटी मिली है, इसने गारंटी दी है, तो इसके लिए रेजिडुअल वैल्यू मतलब जितनी गारंटी दी है इसने, और इसके लिए रेजिडुअल वैल्यू मतलब जितने की गारंटी मिली है इसे। ठीक है, द पार्ट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू विच इज गारंटीड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी और बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ठीक है, ये होती है आपकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब फिर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट बाय विच द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब देखो, राम ने कितनी गारंटी ली थी, 40,000 की गारंटी ली थी सिर्फ। अब ना 5 साल बाद जब राम ने शाम को उसकी कार वापस की, तो शाम गया मार्केट में उसे बेचने के लिए, सेकेंड हैंड मार्केट में उसे बेचने के लिए गया। तो जब मार्केट में बेचने गया ना, तो एसेट की वैल्यू कितनी उस टाइम पे कस्टमर ने ली, 50,000 एसेट की वैल्यू ली। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा उसे मिल गया, उसने गारंटी भी नहीं थी ली, राम ने इतनी गारंटी भी नहीं थी ली, बट फिर भी उतनी वैल्यू उसे लेसर को मिल गई, शाम को मिल गई। तो इस 10,000 को हम क्या कहते हैं, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। देखो रेजिडुअल वैल्यू 10,000 मिली ना, बट मैंने इसकी गारंटी नहीं थी ली, देखो फिर भी वो रेजिडुअल वैल्यू मिल गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि पहले केस में राम ने 40,000 की गारंटी ली थी, बट रेजिडुअल वैल्यू बची सिर्फ 30,000 की एसेट की, तो उसे 10,000 कैश में देना पड़ेगा लेसर को, लेसी को 10,000 कैश में देना पड़ेगा लेसर को। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि 40,000 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ली थी, बट कार की वैल्यू बाद में हो गई 50,000 की। आपने इतने ध्यान से कार चलाई कि कार की वैल्यू 50,000 निकल आई, तो ये जो 10,000 अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, अब क्या ये 10,000 लेसर को शाम को राम को वापस करना पड़ेगा, नहीं, ये लेसर ही रखेगा, वापस नहीं करना है। अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू से कम है वैल्यू तो देना ज़रूर पड़ेगा लेसी को, बट अगर ज़्यादा वैल्यू आ गई है तो वापस तो नहीं करना है। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा नीचे। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, लेसी के अकॉर्डिंग उसने खुद कैलकुलेट की एसेट की रेजिडुअल वैल्यू, या उसके किसी वैल्यूअर ने कैलकुलेट की, लेसर के अकॉर्डिंग लिखा है। फिर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है। GRV डिसाइड हुआ था 2,50,000, मतलब हमने सोचा था कि 10 ईयर्स बाद 2,50,000 लेसर को मिलने चाहिए। अगर एसेट की वैल्यू 10 ईयर्स बाद 2 लाख रह गई तो 50,000 लेसी को कैश में देने होंगे। ये तो हुआ GRV हुआ ना 2,50,000। अब सोचो 10 ईयर्स बाद लेसी ने एसेट वापस की, तो एसेट की वैल्यू थी 3 लाख, तो ये जो 50,000 है ना वो है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपको समझ आया। अब हम चलते हैं हम अपने मिनिमम लीज पेमेंट्स पे। मिनिमम लीज पेमेंट्स आर द पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म दैट लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक। मिनिमम लीज पेमेंट्स मतलब लीज टर्म के पीरियड के दौरान, हमारी लीज टर्म कितनी चल रही थी, 10 ईयर्स चल रही थी ना, इस 10 ईयर के दौरान राम जो शाम को पेमेंट करेगा उसे हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। पूरे लीज टर्म के दौरान लेसी जो लेसर को पेमेंट करता है उसे हम कहते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। तो मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा, मिनिमम लीज पेमेंट में आएगा हमारा डाउन पेमेंट, लीज रेंटल एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। डाउन पेमेंट मतलब जो आप डाउन पेमेंट करते हो, डाउन पेमेंट तो पता होगा, कोई आप हायर परचेज पे भी सामान लेने जाओ तो कुछ डाउन पेमेंट करके आते हो ना, इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लेने जाओ तो कुछ डाउन पेमेंट करके आते हो ना। मतलब कि अगर आपका सामान 1 लाख का है तो उसका कुछ आप डाउन पेमेंट मतलब उसी टाइम पे करके आते हो, कुछ ना कुछ। 1 लाख है, आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाले हो, इस कार को 1 लाख की कार है, इसे आप इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाले हो, तो कुछ ना कुछ लाइक आप 20,000 उस टाइम पे करके आए हो। बाकी आप जो आपका बैलेंस बचा है 80,000 का वो आप इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, बट ये जो 20,000 अभी आप पे करके आओ ना, इसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, फिर लीज रेंटल, जो आपने डिसाइड किया है कि पूरे लीज टर्म में कितना रेंट जाने वाला है कार का, हमने डिसाइड किया है 50,000,
तो वो इसे हम कहते हैं लीज़ रेंटल। मिनिमम लीज़ पेमेंट मैंने क्या बोला, जो पूरे लीज़ पीरियड के दौरान लेसी लेसर को करने वाला है, डाउन पेमेंट भी पे करने वाला है, लीज़ रेंटल भी पे करने वाला है, और एक और चीज़ पेमेंट पे करने वाला है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू करने वाला है ना पे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी। मैंने बोला गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भले काइंड में जा रही है पर पे तो करनी पड़ रही है ना, समटाइम्स कैश में भी जा रही होती है। राम ने गारंटी ली है कि वो 40,000 का एसेट पे करेगा, तो ज़रूरी नहीं है ये 40,000 कैश में जाए, काइंड में भी जा सकते हैं, बट ये ऐड ज़रूर होंगे मिनिमम लीज पेमेंट में, ठीक है, 40,000 भी ऐड होंगे। इसमें कंटिंजेंट रेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, टैक्सेस एटसेट्रा नहीं आते क्योंकि ये गारंटीड नहीं है कि मिलेगा ही। कंटिंजेंट रेंट ना, कंटिंजेंट आपने वर्ड सुना होगा जो कि पक्का नहीं होता, मे बी। कंटिंजेंट आप समझ सकते हो जैसे कि इंश्योरेंस में बहुत कंटिंजेंसी होती है, जैसे ना अगर आपके घर में आग लगती है और आपका नुकसान होता है, इतना समझ लो कि बिज़नेस है, आप बिज़नेस के गुड्स जो होते हैं आपने उसकी इंश्योरेंस करवा के रखी होती है, आपका बिज़नेस है, आपने अपने सामान की फायर इंश्योरेंस करवा रखी है, तो इंश्योरेंस किसके ऊपर बेस्ड है, अगर आपके गोडाउन में आग लगती है और आपका सामान जल जाता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, है ना। तो ये कंटिंजेंसी है ना, अगर आग लगती है, कंटिंजेंसी, इसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी। वर्ड कंटिंजेंसी मतलब समझ आया। कंटिंजेंट रेंट मतलब कि शायद ये रेंट पे करना पड़ जाए, तो ये तो गारंटी नहीं है ना, पक्का कैसे है, तो ये मिनिमम लीज पेमेंट में नहीं आता है। मिनिमम लीज पेमेंट मतलब कम से कम इतना तो पे करना ही पड़ेगा लेसी को, इसका तो पक्का ही नहीं है करना है कि नहीं करना है, तो ये मिनिमम लीज पेमेंट में नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें तो पक्की हैं, करनी ही है पे। कॉस्ट ऑफ सर्विस, टैक्स वगैरह। कॉस्ट ऑफ सर्विस मतलब कुछ रिपेयर्स करवा लिए आपने, लेसी ने ना जो कार ले रखी थी उस पर रिपेयर्स करवाए, उसकी सर्विस करवाई, सर्विस करवाते हो ना कार की, उसकी मेंटेनेंस पे उसका खर्चा कर दिया, तो क्या ये आप ऐड करोगे मिनिमम लीज पेमेंट में? नहीं करेंगे क्योंकि ये लेसी ने खुद खर्चा किया है, ये लेसी ने लेसर को पैसे नहीं दिए हैं। मिनिमम लीज पेमेंट मतलब जो लेसी लेसर को पैसे देने वाला है, ये तो उसने खुद खर्चा किया ना, ये तो कॉस्ट ऑफ सर्विस है, ये ऐड नहीं होती है मिनिमम लीज पेमेंट में। मिनिमम लीज पेमेंट भी टर्म समझ आ गई आपको। रेजिडुअल वैल्यू भी हमने समझ लिया है, उसमें दो चीज़ें देखी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एंड अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाओ। 7th डेफिनेशन है हमारी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड और लाइबिलिटी सेटल्ड बिटवीन द knowledgeable willing parties in an arm's length transaction। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल पब्लिक से आप पैसे चार्ज करते हो, मतलब कि जब हम करते हैं ना कि बिज़नेस, जैसे एक कंसेप्ट बड़ा चलता है कि धंधे में मतलब बिज़नेस में आपको रिलेटिव्स भी नहीं देखने होते हैं, बिज़नेस सबके लिए बिज़नेस ही होता है। मतलब जैसे मेरी शॉप है, मेरी ग्रोसरी शॉप है, मेरे अगर रिलेटिव्स मेरे से कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं तो मैं उन्हें उतना ही पैसे चार्ज करूँ, उतने ही कॉस्ट चार्ज करूं जितनी मैं जनरल पब्लिक से चार्ज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बिज़नेस में भी, क्योंकि बिज़नेस की एक सेपरेट एंटिटी है, मुझे बिज़नेस में रिलेटिव्स नहीं देखने चाहिए, तो इसे हम कहते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। फेयर वैल्यू मतलब जो प्राइस नॉर्मल पब्लिक से चार्ज किया जाता है ना, एसेट का जो प्राइस आप नॉर्मल पब्लिक से चार्ज करते हो उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू, मतलब जो प्राइस आपकी एसेट का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ इज आइदर the period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users। इकोनॉमिक लाइफ इज आइदर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है इकोनॉमिक लाइफ। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय वन और मोर यूजर्स। इकोनॉमिक लाइफ मतलब वो लाइफ जो जिस एसेट की वो लाइफ जो उसके यूज़र्स उसे यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि मेरा एसेट ये कार है, ये मुझे पता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 ईयर्स तक यूज़ हो सकती है, उसके बाद ये चलने के लायक नहीं रहेगी, तो ये जो 12 ईयर्स है ना ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ है। कई एसेट्स ना हम ऐसे ईयर में नहीं निकाल सकते, मतलब हम ऐसे नहीं एस्टिमेट कर सकते कि वो कितने साल चल सकती है, हम इकोनॉमिक लाइफ ऐसे एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसका एक दूसरा तरीका होता है इकोनॉमिक लाइफ एस्टिमेट करने का। कई मशीन्स ऐसी होती हैं अक्सर, उनकी प्रोडक्शन कितनी कर सकती हैं, मतलब वो मशीन कितने यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद वो मशीन ख़राब हो जाएगी, चलने लायक नहीं रहेगी, तो उस प्रोडक्शन यूनिट्स की जितनी प्रोड्यूस कर सकती है ना यूनिट्स, उससे उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक लाइफ एस्टिमेट की जाती है। एसेट की वो लाइफ
जो हमने सोचा था कि एसेट कम से कम इतने दिन तो चलेगा ही, उसे कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। या फिर जिन मशीन का हम नहीं एस्टिमेट कर सकते थे कि वो कितने दिन तक चलेंगी, उनके लिए इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है, एसेट अपनी लाइफ में कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, उसे इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। मेरी मशीन है पूरी ज़िंदगी में अपनी 10 मिलियन सोप प्रोड्यूस कर सकती है, तो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी हो जाएगी कि वो 10 मिलियन सोप प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरी मशीन है वो 20 मिलियन सोप प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ 20 मिलियन सोप्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ऑफ अ लीज्ड एसेट इज आइदर द पीरियड ओवर विच द लीज्ड एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द लेसी। यूजफुल लाइफ मतलब वो लाइफ जिसमें लेसी उसे यूज़ करने वाला है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब पूरी एसेट की लाइफ। यूज़फुल लाइफ मतलब लेसी उसे कितने टाइम के लिए यूज़ करने वाला है। मेरी कार की लाइफ है 12 ईयर्स, बट मैंने जो राम और श्याम के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लीज एग्रीमेंट हुआ, वो लीज एग्रीमेंट सिर्फ 5 ईयर्स का हुआ, तो यूज़फुल लाइफ हुई 5 ईयर्स बट इकोनॉमिक लाइफ हुई 12 ईयर्स। ठीक है। यूज़फुल लाइफ भी दो तरह से हो सकती है, जिसकी तो लाइफ आप पता कर सकते हो ईयर्स में कि लेसी ने इतने ईयर्स के लिए, जैसे हमने कार की अभी एग्जांपल दी वैसे, और दूसरा हो सकता है द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ द एसेट बाय द लेसी। श्याम ने अब राम को एक मशीन लीज पे दी है, और इस मशीन और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि राम कह रहा है कि मैं इस मशीन से 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा। जिस दिन मेरे 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे, हमारी लीज ख़त्म हो जाएगी, तो अपना एसेट वापस ले जाएं। और ये मशीन अपनी पूरी लाइफ में 10 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये हुई इकोनॉमिक लाइफ और ये हुई हमारी यूज़फुल लाइफ। जितना पीरियड लेसी उस एसेट को यूज़ करेगा उसे यूज़फुल लाइफ कहते हैं, या फिर जितने प्रोडक्शन लेसी उससे कर सकता है उस एसेट से, उसे हम क्या कहते हैं, यूज़फुल लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज कैसे निकलता है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कर दोगे तो आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। मिनिमम लीज पेमेंट भी हमने देखा और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी देखा। मिनिमम लीज पेमेंट में सब आता है, डाउन पेमेंट भी आता है, लीज रेंटल भी आता है और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आती है। बस एक ही चीज़ रहती है ना, कौन सी, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, तो वो भी प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। उसके बाद हम देखेंगे, ये देख लेते हैं पहले, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिर यही अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब MLP प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में से माइनस करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV। इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला देखो आप, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। MLP प्लस UGRV से ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज ही निकलती है ना, तो आपको जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज है उसमें से माइनस करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। प्रेजेंट वैल्यू मतलब देखो, ये पूरे 5 साल का पीरियड है, ये पूरा 5 साल का पीरियड है। इस पूरे 5 साल के पीरियड में हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट एसेट में रहने वाली है मेरी मतलब MLP प्लस UGRV करके रहने वाली है 10 लाख की। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो एंड में मुझे ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज कितना होने वाला है, मैं मतलब लीज में कितना इन्वेस्ट करने वाली हूँ, 10 लाख तक इन्वेस्ट करने वाली हूँ। 5 साल के बाद वो वैल्यू आएगी 10 लाख। बट इस 10 लाख की आज क्या वैल्यू है, 5 साल पहले क्या वैल्यू है, आपको इतना तो पता होगा ना। जैसे पहले 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, बट आजकल 1 रुपये की कोई वैल्यू है नहीं। टाइम के साथ मनी की वैल्यू चेंज होती है ना, जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो उसी तरह से इस 10 लाख की आज क्या वैल्यू है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, अगर ये तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा तो अच्छी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे समझ करेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप फॉर्मूला देख लो,
ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज कैसे निकलता है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज। फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब एमएलपी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू माइनस ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है, ये फॉर्मूला थे, 3 ही थे, ये आपको लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अब इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द डिस्काउंट रेट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज causes the aggregate present value of minimum lease payment under a finance lease and UGRV to be equal to the fair value of the leased asset। सिंपल सा, वो रेट जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज्ड इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट वो रेट होता है जहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इक्वल्स टू होती है फेस वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। मतलब कि आप जो अपनी ग्रोस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो ना, वो आपके इक्वल आनी चाहिए फेस वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट से। इसे ना डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो उस पर आ जाओ, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो इसका, मैंने आपको जो PDF दिया है उसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हैं ना, आंसर नहीं दिए हैं। आपने जो प्रिंट निकलवा लिया उसके बाद आप 3-4 प्लेन पेज लगा लेना पीछे और उसके ऊपर खुद ये सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ से देख देख के नहीं, खुद से करना। पहले यहाँ पे एक बार समझ लो कैसे करना है। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी, नहीं ये वाली एग्जाम्पल नहीं, हमारी फर्स्ट वाली एग्जाम्पल, रुको, ये वाली एग्जाम्पल क्वेश्चन में जो पहली एग्जाम्पल है। एनुअल लीज रेंटल हमें दिए हैं 50,000 के एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। मतलब हर ईयर के एंड पे आप कितना रेंट पे करोगे लीज़ का, 50,000 पे करोगे। लीज़ पीरियड कितना है, 5 ईयर्स का है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी है 25,000 की, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी है 15,000 की। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज मतलब जब आपकी लीज़ शुरू हुई, सोचो आपने कार लीज़ पे दी हुई है, तो इस कार की फेयर वैल्यू क्या थी जब आपकी लीज़ स्टार्ट हुई, उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 2 लाख की। आपको कैलकुलेट करना है IRR मतलब वो रेट, जो रेट आप लगाओगे तो आपको अपने मिनिमम लीज पेमेंट प्लस UGRV की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपके इस 2 लाख के इक्वल होगी। सोचो मेरे MLP प्लस UGRV की क्या वैल्यू। अब ये देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 5 साल की लीज़ है ना, हर साल 50,000 मिलने वाला है आपको लीज़ रेंटल्स, है ना, 50,000 मिलने वाले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर में सिर्फ आपको 50,000 नहीं मिलने वाला, लास्ट ईयर में आपको 50,000 के साथ 25,000 गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी तो मिलने वाली है जब आपकी लीज़ खत्म होगी। तो लास्ट ईयर में 50,000 90,000 आएगा। अब ये है आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज, है ना, MLP प्लस UGRV। IRR मतलब वो रेट जहाँ पे आपकी ये वैल्यू इक्वल होगी आपकी फेयर वैल्यू ऑफ लीज से, जब आपकी लीज स्टार्ट हुई है, मतलब 2 लाख के इक्वल होगी। IRR मतलब वो वैल्यू जहाँ पे आपकी इन सब की टोटल वैल्यू इक्वल होगी 2 लाख के, वो रेट निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको 5 साल बाद अमाउंट मिलने वाली है। कितनी अमाउंट मिलने वाली है, 50,000, 1 2 3 4 ईयर के लिए 50,000 प्लस 90,000 आपको 2 ईयर्स बाद मिलने वाले हैं 2,90,000। इस 2,90,000 की आज वैल्यू क्या है, 2 लाख वैल्यू है ना, आज वैल्यू है 2 लाख, इस 2,90,000 की। तो ये कौन सा रेट लगाओगे आप जिससे आपकी ये वैल्यू ये आ जाएगी, उसे हम कहते हैं IRR। ये रेट आपको फाइंड आउट करना है। अब ये रेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसमें हमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम रेट ले लेते हैं 10% का रेट लगा के देख लेते हैं, क्या पता 10% का रेट लगा के आपकी ये वाली वैल्यूज़ 2 लाख के इक्वल आ जाए, हो सकता है। तो 10% का रेट लगा के देख लेते हैं। जब अभी हमें ये 50,000 की, हमें फर्स्ट ईयर में जो 50,000 मिलने वाला है, आज मैं खड़ी हूँ 1 मार्च 2020 को खड़ी हूँ।
मुझे 1 मार्च 2021 में मिलने वाला है 50,000, ठीक है, मैं लेसर हूँ, मुझे 1 मार्च 2021 में मिलने वाला है 50,000। इस 50,000 की वैल्यू, एक साल बाद 50,000 मिलने वाला है ना, इस 50,000 की वैल्यू आज क्या है, 1 मार्च 2020 को क्या है वो निकालनी है मुझे, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000। इस 50,000 की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगी इस 50,000 की मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा के निकलती है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलते हैं, तो वो हमें एक रेट होता है IRR एक रेट होता है, वो अप्लाई करेंगे हम 50,000 के ऊपर, हम IRR लगाएंगे तो मुझे मेरे 50,000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। फिर से देखो, मैं 1 मार्च 2020 पे खड़ी हूँ, मुझे 1 मार्च 2021 को मिलेंगे लेसी से 50,000, ठीक है, मुझे 50,000 मिलने वाले हैं 1 मार्च 2021 को। मुझे देखना है कि इस 50,000 की आज क्या वैल्यू होगी, जो मुझे एक साल बाद 50,000 मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000। तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 कैसे निकलती है, इस 50,000 के ऊपर अगर आप IRR लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। बट हमारे पास IRR ही तो नहीं है, हमें IRR ही तो ढूंढना है, तो कैसे ढूंढे, तो हम तुक्का लगाते हैं, IRR तुक्का लगा के कुछ भी लेते हैं। लेट्स अज्यूम हमने IRR हम लेते हैं 10% से करके देखते हैं क्या ये सारे, ये 2,90,000 है, 2,90,000 मेरे को 5 साल बाद मिलने वाला है, तो क्या ये 2,90,000 के ऊपर मैं अगर 10% लगाऊं तो मुझे आज की वैल्यू 2 लाख है ना, तो क्या ये आज की वैल्यू 2 लाख मिल जाएगी, चेक करके देखते हैं, 10% लगा के देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपने IRR से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हो, हमने अज्यूम किया है IRR को 10%। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलते हैं, आपका जो IRR है ना उसे आप 10% को आपको कैसे लिख देना है, 1/1.10 ऐसे कर देना है। ये होता है आपका फॉर्मूला 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगी आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अब 1 + R डिवाइडेड बाय 100 करके देखते हैं, 1 + रेट क्या है 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% है ना रेट, मेरे पास 10% है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 आएगा आपके पास। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो इसे जब आप लिखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा आप सीधा सीधा से ऐसे लॉजिक देख लो कि आपका 10% रेट है ना, आपको 1.10 कर देना है। अगर आपका सोचो 12% रेट होता तो आपको इसे कैसे लिखना है, 1.12 लिख देना है। अगर आपका 15% रेट होता तो इसको कैसे लिख देना है, 1.15 लिख देना है। अगर आपका 12.6% होता उस केस में कैसे लिखना है, 1.126 लिख देना है, ठीक है। 1 के बाद आपको पॉइंट लिख के अपना रेट लिख देना है और इसे आपको डिवाइड करना है 1 से। तो अभी हमारा 10% दिया है तो इसे कैसे लिख देंगे, 1.10 लिख देंगे और न्यूमरेटर में 1 लिख देंगे। इससे हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल जाएंगे। अपना अपना सारे जाने कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो 1 डिवाइड 1.10 इक्वल्स टू दबा दो, तो आपके पास क्या वैल्यू है, ये 0.909, ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। फिर से इक्वल्स टू दबा दो तो क्या वैल्यू आई, 0.826, ये सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। फिर से इक्वल्स टू दबा दो तो 0.751, ये थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। फिर से इक्वल्स टू दबा दो 0.683, फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। फिर से इक्वल टू तो 0.621, फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया। ऐसे आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपको लिखना है कहीं पे तो लिख लो कि 10% को हम ऐसे लिख रहे हैं, 1.10 लिख रहे हैं, उसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद इक्वल्स टू क्लिक करके हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब
इस वैल्यू को, जो मुझे फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो 50,000 इंटू 0.90 करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। एक साल बाद जो आपको 50,000 मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू है 45,450। उसी तरह से 2 साल बाद जो मुझे 50,000 मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू है 41,300। जो 3 साल बाद मुझे 50,000 मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू है 37,550। ठीक है, ऐसे करके हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है सबके। जब हमने इन सभी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल किया ना तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2,14,340। शिट, हमें तो ये वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, हमें तो चाहिए थी 2 लाख वैल्यू चाहिए थी, पर ये तो ज़्यादा आ गई है। मतलब ये रेट तो सही नहीं है, मतलब IRR 10% तो नहीं हो सकता है। हमें अब चाहिए थी 2 लाख, पर आ गई है 2,14,340, मतलब ज़्यादा वैल्यू आ गई है ना, 10% से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इंटरेस्ट हमें कम चाहिए तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा के देखेंगे। अगर हमारी ज़्यादा वैल्यू आई है और हमें कम चाहिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, 12% लगा के देखते हैं इंटरेस्ट रेट। अगर यही वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई होती 1,90,000 आ गई होती, अगर ये मेरी वैल्यू, तो मुझे 2 लाख चाहिए, है ना, 2 लाख चाहिए मुझे वैल्यू, और मेरी कम आ गई है 10% पे, मेरी वैल्यू कम आ गई है। तो मुझे अब ज़्यादा वैल्यू करनी है, तो इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करके देखना पड़ेगा। मतलब अब मैं देखती हूँ 8% पे ट्राई करके देखती हूँ। बट इस केस में मेरी को 2 लाख चाहिए था, बट मेरी वैल्यू 10% लगाने से क्या आ गई है, 2,14,350। मेरे को कम चाहिए, वैल्यू कम करनी है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करना होगा। ये आपने जो नोट्स निकाले हैं ना, जब ये आप क्वेश्चन के नीचे लिख लो, वैल्यू कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए, 10% से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे वैल्यू 10% पे मेरी ये वैल्यू आई है, मुझे कम करनी है, 2 लाख पे लेके आनी है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। तो फिर से भी ट्रायल एंड एरर लगाते हैं, कौन सा रेट लगा के देखें, कौन सा लगा के देखें, 12% चलो लगा के देख लेते हैं। ठीक है, 12% लगा के देख लेते हैं क्या वैल्यू निकलती है। फिर 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर इन फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फिर कैसे निकलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, क्योंकि 12% है, और इक्वल्स टू दबाओगे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे। फिर इस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर में जो 50,000 मिलने वाला है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू है 44,650, अगर हम 12% का इंटरेस्ट रेट लगाएं तो। उस तरह से हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और टोटल किया तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास 2,03,080। ये क्या, ये तो फिर भी ज़्यादा ही आ गई, 2 लाख चाहिए थी हमें, ये तो फिर भी ज़्यादा है वैल्यू। अब क्या करें, ये भी सही नहीं आया है। अब क्या हम बेवकूफ़ों की तरह हर रेट लगा के देखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे तो लगे रहेंगे, हमारा रेट ही नहीं आएगा। क्या पता रेट पॉइंट्स में आना हो, क्या पता 12.8 आना हो या 10.9 आना हो, फिर हम क्या पॉइंट लगा के भी देखें, ऐसे तो बहुत लंबा सम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सिर्फ 2 लगाने हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 2 आपको ट्रायल एंड एरर से लगाने हैं। पहला हमने लगा लिया 10, दूसरा हमने लगा लिया 12। दोनों से नहीं आ रहा है, अब इन दोनों में से एक में तो आएगा ही आएगा, तो इन दोनों में से एक ट्राई करके देख लेते हैं। मतलब 10% पे भी नहीं आ रहा है, 12% पे भी नहीं आ रहा है, तो अब इनकी मदद से हम IRR निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ये रहा, लोअर डिस्काउंट रेट। जो आपका लोअर डिस्काउंट रेट है, ये जो आपने रेट यूज़ किए ना 10%, 12%, इसे डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से आपका लोअर कौन सा था डिस्काउंटिंग रेट, 10 था, तो 10 ले लेंगे हम यहाँ पे। लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन 2 रेट्स। 2 रेट्स हमने कौन से लिए हैं, 10 माइनस 12, 2 रेट लिए ना हमने, ये 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस डिफरेंस बिटवीन 2 रेट्स दैट इज 2, उसे डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है,
डिफरेंस बिटवीन पीवी एट टू डिस्काउंटिंग रेट, यहाँ पे दोनों डिस्काउंटिंग रेट का डिफरेंस लिया और नीचे क्या लेंगे कि उनके जो पीवी आए हैं ना उनका क्या डिफरेंस है। हमने 10% और 12% लिया डिस्काउंटिंग रेट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। अब इनसे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रही है 2,14,340 एंड 2,03,080, इन दोनों का डिफरेंस भी ले लो तो कितना आ रहा है 11,260 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन पीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट माइनस फेयर वैल्यू। आपका जो पीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट हमारे पास कौन सा है 10%। इस पे जो आपका पीवी आ रहा है इसको आपको अपनी फेयर वैल्यू में से माइनस, इन दोनों का डिफरेंस है ना फेयर वैल्यू का यानी कि 2 लाख का, और ये जो आपका लोअर डिस्काउंटिंग रेट पे पीवी आया है इन दोनों को आपको डिफरेंस लेना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने ले लिया 14,340। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा IRR कितना आएगा 12.54%। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, उसके बाद कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इतना से याद रखना है। बट ये क्वेश्चन आपको, ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स दे के जा सकता है, बस यही है IRR वाला ही इस चैप्टर में कंसेप्ट है, बाकी और कोई भी कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, बाकी बहुत ही ईजी है। फिर से देखते हैं हमने क्या किया, हमने निकालना है IRR कैसे निकलता है, IRR मतलब वो रेट जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV इक्वल आती है आपकी फेयर वैल्यू के, दैट इज़ 2 लाख के इक्वल आ जाएगी, वो रेट हमें फाइंड आउट करना है। अब वो रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि ये जो मेरे को 2,90,000 5 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू कितनी है 2 लाख है उसकी आज वैल्यू। ठीक है, ये जो आपने आज की वैल्यू 2 लाख निकाली है ये कौन सा रेट अप्लाई करके निकाली है, उस रेट को हम कहेंगे IRR, और हमें ये रेट ही ढूंढना है। जो मुझे फ्यूचर में 50,000 मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकलती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। जो फ्यूचर में 50,000 मिलने वाला है उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जो 1 साल बाद मुझे 50,000 मिलने वाला है उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो उसकी आज की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने पड़ेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलते हैं, रेट से। हमने रेट पता नहीं है तो रेट हमने अज्यूम कर लिया 10%, ट्रायल एंड एरर लगा के हमने 10% ले लिया। अब इस 10% से हमने निकाली है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू। बट जब हमने सारी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल किया ना तो ये तो 2,14,350 आई, पर आनी तो 2 लाख चाहिए थी, तो ये तो हमारी ज़्यादा आ गई, हमें कम चाहिए। तो हम एक दूसरा रेट लेके कोशिश करेंगे। हमें कम चाहिए ना, ज़्यादा आ गई है, हमें कम चाहिए, हमें वैल्यू कम चाहिए, तो रेट क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। मतलब 10% से अब ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। 12% चलो लेके देख लेते हैं। ठीक है, 12% पे भी हमने वैसे किया, सारा कुछ प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाली तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 2,03,080। इस पर भी नहीं आई। अब क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ये ट्रायल एंड एरर ही लगाते रहेंगे, नहीं। तो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं अपना IRR, ये फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या है, लोअर डिस्काउंटिंग रेट यानी कि 10 और 12 में से जो भी लोअर है 10 प्लस डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स, और उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है, टू रेट्स की वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उनका भी डिफरेंस। टू रेट्स क्या थे 10 और 12, इनका डिफरेंस क्या है 2, और इन टू रेट्स की वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू आई है इन दोनों का भी डिफरेंस, उसे नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एट डिस्काउंटिंग रेट एंड फेयर वैल्यू के बीच में, तो इससे हमारा निकल जाएगा IRR, दैट इज़ 12.54%। ठीक है, ये था हमारा IRR का कंसेप्ट। वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। ये हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, मतलब वो रेट जहाँ पे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP इक्वल टू होता है हमारा फुल वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट। ठीक है, इससे पीछे मैंने एक आपको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बताई थी ना। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकलती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज, मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब MLP प्लस UGRV माइनस
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV अभी हमने निकाली ना, ये देखना अपने क्वेश्चन पे वापस आओ, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV हमने निकाली ना यहाँ पे, बस यही था, मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी भी बता दी। अब तो ये हमारा निकल गया, IRR भी निकल गया और हमें अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी निकालनी आ गई। नेक्स्ट, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट is the rate of interest the lessee would have to pay on a similar lease, or if that is not determinable, the rate that at the inception of the lease the lessee would incur to borrow over a similar term and with a similar security। क्या कह रहे हैं, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिस रेट में लेसी मार्केट से उतने ही पैसे उठा सके जितने का एसेट है। अगर हमारा IRR अनरियलिस्टिक आ जाता है तो फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करना होता है। अगर हमने जो IRR निकाला है ना वो अनरियलिस्टिक आ गया, मतलब कि वो IRR हो ही नहीं सकता है, हमारा IRR आ गया 99%, भाई ये IRR अनरियलिस्टिक है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें कौन सा रेट यूज़ करना होता है, ये वाला जो रेट है, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर ये रेट आखिरकार में होता क्या है, ये वो रेट होता है जिस रेट में लेसी मार्केट से उतने ही पैसे उठा सके जितने का एसेट है। मतलब जो मैं कार ले रही हूँ ना, ये कार लीज पे ले रही हूँ, मेरे को ये कार लीज पे पड़ रही है कुल मिला के 20,000 की, बट अगर मैं बैंक से जाके पैसा उठाऊँ 20,000 तो मुझे इस 20,000 पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इस 10% को हम कहते हैं लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, मतलब वो रेट जिस रेट पे लेसी उतने ही पैसे मार्केट से उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट दैट इज नॉट फिक्स्ड इन अमाउंट बट इज बेस्ड ऑन अ फैक्टर अदर देन जस्ट द पैसेज ऑफ टाइम। कंटिंजेंट रेंट, मैंने कंटिंजेंट आपको बताया, कंटिंजेंट मतलब वो जो फिक्स नहीं होता है, मतलब कि पक्का नहीं है कि ये देना ही पड़ेगा। ये लीज पेमेंट का वो पोर्शन है जो फिक्स नहीं होता है अमाउंट में, पर कुछ अलग फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। मतलब ये अमाउंट में नहीं फिक्स है, आपको लीज की स्टार्टिंग में नहीं पता है कि कंटिंजेंट रेंट कितना होगा, आप ये नहीं बोल सकते हो कि कंटिंजेंट रेंट 2,000 होगा, 3,000 होगा, हमें अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट के नेचर में फिक्स नहीं होता है, बट कुछ अलग फैक्टर्स के बेस पे ये होता है कंटिंजेंट रेंट। कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स के बेस पे होता है, जितना सेल्स होगी उस पर कुछ परसेंट का रेंट लेस चलेगा। मतलब जब आपने लीज बनाई ना, राम और शाम की हमारी लीज चल रही थी ना, शाम लेसर था और राम लेसी था, तो उसमें देखते हैं उसी एग्जांपल में शाम ने बोला कि जब ये तू मेरे से लैंड चल तू लीज पे लेके जा रहा है, बट एक इसमें हम एक और कंडीशन रखते हैं कि तू जितनी भी सेल्स करेगा ना उसका 10%, मतलब उसने रेंट नहीं बताया, लीज रेंटल्स नहीं बताए उसने, मतलब नॉर्मल केस में तो उसने बोला कि 20,000 का रेंट लगेगा, बट इस बार उसने ये नहीं बोला, 20,000 का रेंट नहीं उसने बोला, उसने क्या बोला कि तू जितनी भी इस मशीन से सेल करेगा उस सेल्स का 10% तू मेरे को देगा रेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट क्यों हुआ, राम और श्याम ना बेस्ट फ्रेंड थे, अच्छे से कहानी समझना, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब राम को चाहिए श्याम की मशीन, तो राम कहता भाई देख तू मेरे से अगर 20,000 रेंट लेगा, क्या पता मेरी सेल्स हो ना हो, मैं कैसे तेरा रेंट दूंगा, मैं तो ऐसे उधारी में फंस जाऊंगा, तो कुछ हेल्प कर दे यार। श्याम कहता ठीक है, तू मेरी मशीन लेके जा लीज पे, तो हम इसकी रेंट ऐसे रखते हैं जितनी तू सेल करेगा उसका 10% तू मेरे को रेंट दे देना। अगर तूने बहुत सेल की तो मेरा फ़ायदा, अगर तूने कम सेल की तो चल कोई ना, मैं घाटा सह लूँगा। तो ये होते हैं कंटिंजेंट रेंट। एग्जाम्पल मैंने दे दी परसेंटेज ऑफ सेल। एक होता है प्राइस इंडाइसिस। प्राइस इंडाइसिस मतलब महंगाई बढ़ने के कारण लीज रेंटल्स बढ़ना। आज जब मैंने लीज़ बनाई, 5 साल पहले मैंने लीज़ बनाई थी, उस टाइम पे मैंने उसे रेंट बोला था कि 20,000 मैं हर साल का रेंट लूँगा, लीज़ रेंट लूँगा। बट आज 4 साल ख़त्म हो चुके हैं, 4 साल बाद महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना कि अभी लीज़ रेंटल 20,000 लेना तो बेवकूफ़ी वाली बात है यार। इतना लीज़ रेंट कौन लेता है 20,000 सिर्फ आज की महंगाई में। आज जो पिछले बार मैं 20,000 ले रही थी ना, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 की रह गई है। 4 साल पहले जो 20,000 ले रही थी, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 रह गई है। तो
मेरे को अपना महंगाई बढ़ने के कारण लीज रेंटल्स बढ़ाने पड़े हैं, तो ये भी कंटिजेंट रेंट हुआ ना। मुझे तो लगा था एज अ लेसी, मुझे लगा था मुझे सिर्फ 20,000 देना है, बट अब मुझे देना पड़ रहा है 40,000। तो ये जो बाकी का 20,000 है बीच का, ये तो मेरे लिए कंटिजेंट रेंट हो गया ना। अज्यूम पहले रेंट 1,00,000 था, तब CPI था 120। ये CPI ना आप कैपिटल गेन में भी पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स में कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। ये कॉस्ट प्राइस इंडेक्स होता है 120, तब CPI था, मतलब तब 1 रुपये की ऐसे होता है कि तब CPI था आपका 120, अब CPI है आपका 125। कॉस्ट प्राइस इंडेक्स अब आपका 125, तब था 120। अज्यूम पहले रेंट 1,00,000 था, तब CPI था 120, अब CPI 120 हो गया, तो रेंट इंक्रीज़ होगा। तो रेंट कितना इंक्रीज़ होगा वो बताओ। आप पहले 1,00,000 दे रहे थे, मेरे को 120 पे 1,00,000 दे रहे थे, बट अब 5% बढ़ गया ना। 120 से 125 के बीच में कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना। तो आप पहले 1,00,000 मुझे 120 पे दे रहे थे, 1,00,000 मुझे 120 पे दे रहे थे, अब मुझे 5 इंक्रीज़ करना है, तो इंटू 5 से कर दूंगी, तो 4,167 मुझे रेंट इंक्रीज़ करना है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई बार क्वेश्चन बोलता है रेंट न्यू CPI के बेस पर बदलो, तब रेंट इंक्रीज़ होगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बोल देगा, स्पेसिफिकली बोल देगा क्वेश्चन कि रेंट न्यू CPI के बेस पे आपको बदलना है, मतलब फिर यहाँ पे 120 की जगह पे मैं 125 लूँगी, और यहाँ तो मल्टीप्लाई 5 से ही होगा, जितने का इंक्रीज़ हुआ है उतने से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको जस्ट वैसे ही बता दिया, इसका क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में कोई भी। उसके बाद आ रहा है हमारा फाइनेंस लीज। मैंने आपको लीज स्टार्टिंग में बोला 2 तरह की लीज होती है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। 2 तरह की ये लीज होती है। जब हम अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि AS 19 हमें बताता है कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी लेसर और लेसी की बुक में। अब यहाँ से हमारा मेन AS 19 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी एप्लीकेबिलिटी और कुछ डेफिनेशन ही पढ़ी हैं, जस्ट कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो हमने। अब मेन AS 19 की कहानी शुरू हो रही है, मतलब AS 19 हमें सच में क्या बताता है। और ये इतना ईजी है ना, जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट था वो IRR था, और वो तो हमने ऐसे ही कर लिया। आपको IRR एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी ये जो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया इतना ही। आपको फिर अगर मैंने आज आगे शुरू कर दिया तो आपको IRR वाला कंसेप्ट भूल जाएगा, तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हैं, आज इतना ही रखते हैं। आप ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया, इसे 1-2 बार देखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप 1-2 बार इसे बैक करके देखो। जब आपको अच्छे से समझ आ जाए तो अपना प्लेन पेज लेना, और वो क्वेश्चन देख के, आपने प्रिंट निकलवा लिया होगा, क्वेश्चन देख के खुद आंसर सॉल्व करना, और फिर बाद में उसे पिन अप कर देना अपने नोट्स के साथ, वो अपने आंसर्स को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। वीडियोस को लाइक कर दें, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनफ फॉर द टुडे, टेक केयर, बाय बाय।